हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग फिट-फाट कुछ-पाट राज़ी-बाज़ी होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। इस सीरीज़ में एमसी की वर्ल्ड बिल्कुल तबाह होने वाली होती है, हर चीज़ बिखरी पड़ी होती है, लेकिन एमसी को एक होप के तौर पे टाइम में पीछे भेजा जाता है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन सके और अपनी वर्ल्ड को बचा सके। क्या वो अपनी वर्ल्ड को बचा पाएगा या नहीं? ये तो आपको स्टोरी देख के पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस दुनिया में किसी भी जिंदा मखलूक को मारने पर तुम्हें एक एबिलिटी मिलती है। इसलिए कुछ ताकतवर लोग एक ही वक्त में 10,000 स्किल्स भी रख सकते हैं, लेकिन ये आदमी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 7 ही रख सकता था। फिर भी उसकी 7 एबिलिटीज सब की सब लामहदूद तौर पर इवॉल्व हो सकती थीं। एक मामूली हीलिंग एबिलिटी सीधा इवॉल्व होकर एक इमॉर्टल डिवाइन टेक्निक बन गई, जो कटे हुए हाथ पैर तक दोबारा उगाने की सलाहियत रखती थी। एक सिंपल डैश स्किल आखिरकार इस हद तक पहुंच गई कि वो खुद वॉइड को चीरते हुए निकल सकती थी। बिल्कुल इसी ताकत के जरिए मैं अपनी 20 की उम्र में इंसानियत के सबसे ताकतवर 4 लोगों के ग्रुप में शामिल हो पाया। लेकिन इतना भी डीमंस के बढ़ते हुए हमलों को रोक नहीं सका। जल्द ही पूरी दुनिया के इंसान कत्ल होकर नस्ल खत्म होने तक पहुंच गए। आखिर में सिर्फ हम 4 ही बचे। इस तबाही को बिल्कुल जड़ से रोकने के लिए हमने इंसानियत का आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने की तैयारी की। वो अल्सीनिया का टाइम स्पेस क्रिस्टल था, जिसमें वक्त को उल्टा घुमाने और माजी में वापस भेजने की ताकत थी। लेकिन ये सिर्फ एक ही शख्स को वापस भेज सकता था। इसलिए मैं, जिसने उनसे 20 साल बाद ट्रेनिंग शुरू की थी, फिर भी उनकी रफ्तार तक पहुंच गया था, बेहतरीन चॉइस बन गया। उनका मानना था कि अगर मैं अपनी पोटेंशियल पहले ही डिस्कवर कर लेता और शुरू से ही 7 ताकतवर स्किल्स चुनता, तो शायद मैं इस आफत को खत्म कर सकता था। जैसे ही मैं ऑल्टर पर खड़ा होकर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहा था, अचानक चर्च की छत एक सुनहरी ड्रैगन ने फाड़ दी। हमें देखते ही उसने अपना सर उठाया और अपने मुंह में ड्रैगन ब्रेथ जमा करना शुरू कर दिया। केडन ने मुझे कहा कि फोकस ना खोना। फिर आगे बढ़कर उसने एक फॉर्मेशन समन की जो इस हमले को रोकने के लिए थी। उसके बाद तुरंत ही उसने अपने पीछे मौजूद आयरिस और केन को जगह बदलने के लिए चिल्लाया, क्योंकि सिर्फ वही टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर सकता था। ये सुनते ही आयरिस बिजली की तरह आगे बढ़ी और हवा में मौजूद सुनहरी ड्रैगन की तरफ ताकतवर कदम उठाते हुए चार्ज किया। बिल्कुल उसके नीचे पहुंचकर उसने अपनी स्टाफ जमीन में गाड़ दी। फौरन ही एक चमकता हुआ शील्ड उभर आया। फिर केन ने अपने हाथ में मौजूद ग्रेट स्वॉर्ड घुमाई और उसका पूरा जिस्म इंतहाई गर्म शोले छोड़ने लगा। जैसे ही ग्रेट स्वॉर्ड नीचे की तरफ झुकती, कई छोटे ड्रैगन्स एक ही लम्हे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन सांस लेने से पहले ही उसने देखा कि सुनहरी ड्रैगन बिल्कुल भी जख्मी नहीं हुआ था। जब ड्रैगन का पंजा उसकी तरफ आता देखा तो उसके पास बचने का कोई वक्त नहीं था और वो सिर्फ अपनी तलवार उठाकर ब्लॉक ही कर सका। एक पल में हजारों पाउंड्स का दबाव उसके पूरे जिस्म में फैल गया। ये देखकर मैं अपनी तलवार निकालकर मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि केडन ने मुझे रोक लिया और कहा कि फोकस रखो। आयरिस ने भी कहा कि ये उन पर छोड़ दो और जब मैं माजी में वापस जाऊं तो दोबारा अकेला एक्ट ना करूं, बल्कि कुछ टीममेट्स ढूंढने की कोशिश करूं। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर केडन ने भी कहा कि मैं बेकार की किलिंग से बच सकता हूं, लेकिन जो लोग जंगे भड़काते हैं उनसे जरूर निपटना होगा, खास तौर पर वो पागल सॉवरेन क्लेमेंटाइन। चाहे कुछ भी हो, उस आदमी को खत्म करना जरूरी था। इसी दौरान टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगभग तैयार हो चुकी थी। टाइम स्पेस क्रिस्टल ने फ्लक्चुएशंस महसूस करते ही रेजोनेंस शुरू कर दी। अगले ही सेकंड जब मैजिक क्रिस्टल के साथ फ्यूज हुई, फॉर्मेशंस कामयाबी से एक्टिवेट हो गईं। मेरे सामने खड़े 2 लोग पलटकर इस तरफ देखने लगे। उनके तनाव भरे चेहरे सुकून में बदल गए। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को लोगों के एक हुजूम के दरमियान पाया। मैंने सर उठाकर अपने गिर्द मौजूद इंतहाई पहचाना हुआ मंजर देखा और तस्दीक हो गई कि मैं वाकई वक्त का सफर करने में कामयाब हो गया था। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द के लोग पूरी तरह से अफरा तफरी और शोर शराबे में थे। वो अपने आसपास के अजीब मंजर को देख रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो चुका है। उनका घबराना बिल्कुल लाजमी था। आखिरकार वो अभी एक ऑल्टरनेट डिमेंशन में गिर चुके थे। इस वक्त रियल वर्ल्ड में लोगों के गायब होने का फिनोमिनन अभी शुरू ही हुआ था। असल में मुझे भी इस दुनिया में पहुंचने के बाद ही पता चला था कि पहले से गायब होने वाले तमाम लोग यहीं आ चुके थे। ये दुनिया जो एक इंटरमीडिएट जोन में मौजूद थी, दूसरी डिमेंशंस को निगलने से बनने वाले अबिस से गहरा असर लेती थी। जो लोग पहले ऑल्टरनेट डिमेंशन में आ गए थे, उन्होंने सुपरनैचुरल एबिलिटीज सीख ली थी, जिसकी वजह से यहाँ आना उनके लिए बिल्कुल बेरुकावट हो गया था। इसके अलावा यहाँ हर कोने में मुख्तलिफ किस्म के अजीबो-गरीब बीस्ट्स भरे हुए थे। आखिरकार जैसे ही इंसान इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुए, अब इस गेट खुल गया और इसी लम्हे से बड़ी जंग शुरू हो गई। ये सोचते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी पुरानी स्किल्स और तमाम फिजिकल एट्रीब्यूट्स वाकई जीरो पर रीसेट हो चुके थे। मेरे पास ताकतवर बनने के लिए तकरीबन 5 साल का वक्त था, लेकिन वो आदमी भी इसी वक्त के आसपास होना चाहिए था, है ना? जैसे ही मैंने ये सोच मुकम्मल की, आसमान में एक दरार खुली और उसके अंदर से कुछ काला सा निकलने वाला था। जब वो पूरी तरह बाहर आ गया तो सब लोग साफ देख सकते थे कि वो एक छोटे डीमन जैसी चीज थी। उसने अपना तारुफ एक असिस्टेंट स्प्राइट के तौर पर करवाया, जो सबकी प्रोग्रेस तेज करने में मदद करेगी। लेकिन मैं जानता था कि उसके अल्फाज में प्रोग्रेस तेज करने का असल मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि हमें आपस की लड़ाई के जरिए जल्दी जल्दी कम करना।
फिर स्प्राइट ने सबसे पहले सबको इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में खुशामदीद कहा, लेकिन उससे पहले कि वो अगला जुमला बोलता किसी ने बीच में टोक दिया और कहा कि बकवास बंद करो और उसे फौरन घर भेजो। ये सुनते ही स्प्राइट का चेहरा फौरन अंधेरा हो गया और उसने कहा कि पहले उसे बात मुकम्मल करने दो। वो शख्स भी डर के मारे खामोश हो गया और दोबारा आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की। स्प्राइट ने बात जारी रखते हुए कहा, यह जगह सबको बेहद आज़ादी देगी। क्या तुमने कभी ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा है जहां कानून, एथिक्स और मोरालिटी ना हो? यहां तुम जो चाहो कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब वो फिजिकल पाबंदियां भी खत्म हो चुकी हैं जो हमेशा से तुम इंसानों को बांध कर रखती थीं। अब से तुम अपनी मर्जी के मुताबिक लामहदूद तौर पर ताकतवर बन सकते हो, बिल्कुल उन हीरोज़ की तरह जिन्हें तुम अपनी मूवीज़ में देखते हो। फिर उसने कहा कि वो सबको दिखाकर बताएगा और उंगली चटाक से बजाई। जिस शख्स ने अभी अभी टोका था उसका जिस्म फौरन फट गया। ये मंजर इर्द गिर्द के लोगों के लिए दहशतनाक था और वो सांस लेने से भी डर गए थे। स्प्राइट फिर से अपनी पहली वाली मुस्कुराहट पर आ गया और बोला कि उसे ज्यादा बोलने और शोर मचाने वाले लोग पसंद नहीं। एक छोटी सी खामोशी के बाद लोग दीवानों की तरह हर सिमत भागने लगे, लेकिन स्प्राइट के हर उंगली बजाने पर जो लोग भागने की बात कर रहे थे उनके जिस्म एक के बाद एक फटते चले गए। स्प्राइट गरजा के उसने पहले ही कह दिया था कि उसे शोर मचाने वाले लोग पसंद नहीं। बाकी रह जाने वाला हुजूम फौरन अपने मुंह ढकने लगा और किसी ने आवाज़ निकालने की जुर्रत नहीं की। अगले ही सेकंड स्प्राइट ने फिर कहा, यहाँ जब भी तुम किसी जिंदा मखलूक को मारोगे उससे रून्स ड्रॉप होंगे। ये कहते हुए उसने एक लाश से एक सफ़ेद पत्थर निकाला। फिर उसने समझाया कि इस किस्म के अलावा 8 और मिलते जुलते पत्थर भी होते हैं जो सब रैंडमली गिरते हैं, लेकिन जो उसके हाथ में था वो सबसे निचले ग्रेड का वाइट रून था। जब तक सब मुस्तकबिल में मेहनत से ग्रो करते रहेंगे वो बेहतर रून्स हासिल कर सकते हैं। स्प्राइट ने रून को उठाकर दिखाया और कहा कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला रून है और पूछा कि क्या कोई इसे चाहता है। ये सुनते ही सब लोग फौरन पीछे हट गए क्योंकि वो इस छोटी सी मखलूक को नाराज करने से डर रहे थे। लेकिन इसी लम्हे में हुजूम को चीरता हुआ आगे निकला और हाथ उठाकर अपने सामने मौजूद रून को देखने लगा। मैं खुद को रोक न सका और सोचा कि काफ़ी अरसे बाद मैंने ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी थी। स्प्राइट एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर वो उड़कर मेरे पास आया और बोला, ये बहुत अच्छा था, मुझे भी इसी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर उसने मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, क्या मुझे कुछ मैजिकल महसूस हो रहा है? अब ये रून ताकत बढ़ाने के लिए लॉस को डिस्टॉर्ट करता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के साथ तुम सिर्फ 117 केजी का वजन उठा सकते थे, लेकिन अब ये 122 केजी हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रून्स भी कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अचानक रुक गया क्योंकि उसने देखा कि मैं बिल्कुल भी क्यूरियस या एक्साइटेड नहीं था। फिर उसने कहा कि वैसे भी रून्स अपने टाइप के मुताबिक अलग अलग इफेक्ट्स रखते हैं, इसलिए जितने ज्यादा रून्स तुम हासिल करोगे उतने ही ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, लगातार रून्स कलेक्ट करना और खुद को स्ट्रांग बनाना। जैसे ही ये बात कही गई लोगों के चेहरों पर से डर गायब हो गया और उसकी जगह लालच आ गई। अगले ही पल वो जमीन पर गिरे हुए रून्स को छीनने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने लगे, लेकिन स्प्राइट ने वो रून्स वापस अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लिए और कहा कि ये रून्स वो खुद रखेगा और उन्हें नए रून्स ढूंढने चाहिए। इस बात से वो लोग जो लगभग रून्स पकड़ ही चुके थे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। फिर उसने कहा कि अपने राइट ईयर को टच करने से तुम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पैनल खोल सकते हो और अपने पास मौजूद रून्स देख सकते हो। सबने ये ट्राई किया और देखा कि वाकई एक पैनल अपीयर हो जाता है। स्प्राइट ने ऐड किया कि ह्यूमंस के एवरेज इनिशियल स्टैट्स सब के सब 10 होते हैं। मैंने देखा और पाया कि पहले जो रून मैंने यूज़ किया था उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट बढ़ चुकी थी। अगला, स्प्राइट ने कहा कि सबको यहाँ जल्दी अडैप्ट करने में मदद देने के लिए वो काफ़ी बेनिफिट्स देगा। फिर अचानक सब लोगों को अपने हाथों में कुछ भारी महसूस हुआ। नीचे देखने पर उन्हें पता चला कि बिना कहीं से आए वेपन्स अपीयर हो चुके थे। जब स्प्राइट ने कहा कि ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है वो वहीं पर गायब हो गया। अचानक किसी ने चीख कर कहा कि पीछे देखो। सबने मुड़कर देखा और पाया कि थोड़ी दूर गॉब्लिन्स का एक ग्रुप आ चुका था। गॉब्लिन्स इंसानों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। जिन लोगों को कुछ गलत लग रहा था वो पहले ही क्राउड के पीछे की तरफ भागना शुरू कर चुके थे। जब गॉब्लिन्स और पास आए तो सब उनके चेहरे साफ देख सकते थे। एक लड़की ने कहा कि उन्हें प्रोवोक मत करो और धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 कदम पीछे हटने के बाद ही बिल्कुल पीछे खड़े लोग अचानक रुक गए। सब ने मुड़कर देखा और पाया कि उन्हें एक इनविजिबल वॉल ने ब्लॉक कर रखा था।
इससे सब लोग पूरी तरह पैनिक में आ गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वॉल लगातार आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। इसी तरह गॉब्लिन्स के पीछे वाली वॉल भी साथ साथ आगे बढ़ रही थी। अचानक किसी ने पास ही एक दरवाज़ा देखा जो शायद बाहर जाता था, और उस पर एक नंबर भी लिखा हुआ था। जब एक आदमी बाहर गया तो दरवाजे पर लिखा नंबर बदलकर 48 हो गया। तब सबको तुरंत समझ आ गया कि शायद ये दरवाज़ा सिर्फ 50 लोगों को ही बाहर जाने दे सकता है। इसलिए सब लोग पागलों की तरह उस दरवाजे की तरफ भागने लगे। ये हाल देखकर मुझे ये काफ़ी हंसी वाली बात लगी। अगर 100 लोग मिलकर लड़ते तो जीतने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते। मेरी पिछली जिंदगी में यही 40 लोग गॉब्लिन्स के हाथों मारे गए थे। लेकिन अब बात अलग थी। अगले स्टेज पर जाने के लिए इन गॉब्लिन्स को जल्दी से खत्म करना जरूरी था। इसी वक्त गॉब्लिन्स ने इंसानों की डरपोक फितरत महसूस कर ली और इस तरफ चार्ज कर दिया। थोड़ी ही देर में क्राउड के अंदर से चीखें गूंजने लगी। जब मैंने एक को मारा तो दूसरा पहले ही मेरे सर के ऊपर पहुंच चुका था। मैंने पहले उसकी कलाई पकड़ी, फिर एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। ये सीन आसपास के गॉब्लिन्स की नज़र में भी आ गया। मैंने पहले रेडी टू स्ट्राइक पोज लिया ताकि बाकी गॉब्लिन्स आगे न बढ़ सकें। फिर सोचा कि ये कई दशकों पुराना बॉडी यूज़ करना कितना अनकंफर्टेबल है। सिर्फ 2 गॉब्लिन्स मारने के बाद ही मैं थक चुका था। लेकिन इस बार मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरी एजिलिटी 0.1% बढ़ गई थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे एजिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्शन स्पीड भी बढ़ती है। इसी वक्त मेरे पीछे मौजूद एक गॉब्लिन ने मेरी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मुझ पर एक डैगर फेंक दिया। लेकिन एजिलिटी इंप्रूव होने के तुरंत बाद मैंने हवा के कटने की आवाज़ सुनी और तेजी से सर घुमाते हुए अटैक डॉज कर लिया। साथ ही मैंने अपनी शॉर्ट ब्लेड उसकी तरफ फेंक दी। अगले ही पल शॉर्ट ब्लेड बिल्कुल सही निशाने पर उसके सर में लगी और उसकी जान ले ली। मुझे अपने साथी गॉब्लिन्स को एक के बाद एक मरते देखकर गॉब्लिन्स ने सीधा 3 को चुना और मुझ पर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर दिया। लेकिन मेरी नज़र में वो पहले ही वॉकिंग रून्स बन चुके थे। जैसे ही मैं तेजी से उनके पास से गुजरा, तीनों रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। भले ही मेरी स्टैट्स 0 पर रीसेट हो चुकी थी, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और यादें बिल्कुल सलामत थीं। मुझे लगातार कई गॉब्लिन्स को मारते देखकर बाकी लोग बिल्कुल स्टंड हो गए। लेकिन इसी के साथ उन्हें यह भी समझ आ गया कि ये मॉन्स्टर्स वाकई मारे जा सकते हैं। इस तरह दोनों तरफ से बैटल ऑफिशियली शुरू हो गई। मैं भी तेज गति से अपने सामने आने वाले गॉब्लिन्स को मारने में लग गया। असल में शुरू से इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि इस दुनिया में पहले ही काफ़ी ह्यूमंस थे। जो लोग अभी अभी यहाँ आए थे उन्हें 3 मंथ्स का न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड मिलता था। जब तक वो डेजिग्नेटेड एरियाज के अंदर रहते उनका सामना वेटरन प्लेयर से नहीं होता, लेकिन 3 मंथ्स के बाद उन्हें 2 या 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस्ड वालों से लड़ना पड़ता। इसलिए मुझे इस वक्त का यूज़ करके जल्दी से स्ट्रांग बनना था। केडन का मुझे इस टाइम पॉइंट पर भेजने का डिसीजन वाकई सबसे सही था। थोड़ी ही देर में ये बैटल खत्म हो गई। अपने इर्द गिर्द पड़ी लाशों को देखकर लोग ये मान ही नहीं पा रहे थे कि मैंने अकेले आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स मार दिए थे। इसी वक्त स्प्राइट दोबारा अपीयर हुआ। उसने आसपास देखा और बोला, यहाँ मेरे रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव रहे और लोगों की गिनती भी ठीक तरीके से कम हो गई। ये कहने के बाद उसने चारों तरफ की इनविजिबल वॉल्स हटा दी और फिर वो वॉइड क्रैक के अंदर वापस घुस गया। उसके जाने के बाद लोगों ने खाली हवा को गाली दी। इसी वक्त मैंने अपना इन्फॉर्मेशन पैनल खोला और चेक किया और पाया कि इस बार मेरी एट्रीब्यूट्स पिछली जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थीं। मुझे एक वेपन भी मिल चुका था। अब अगला स्टेप था जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनने का तरीका ढूंढना। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में केडन ने बताया था कि ट्यूटोरियल एरिया के अंदर एक हिडन डंजन होता है और वो एक बहुत ब्रूटल डंजन है। उस वक्त वो खुद उसका एंड तक नहीं पहुंच पाया था और उसका मानना था कि न्यूबी पीरियड के दौरान कोई भी उसे क्लियर नहीं कर सकता। फिर भी उसने कहा था कि इसके बावजूद उसे उससे बहुत बड़े बेनिफिट्स मिले थे और आज उसका वैल्करी स्क्वाड का मेंबर बनना भी उसी की वजह से था। उसने ये भी कहा था कि अगर वो कभी पास्ट में वापस जा सकता तो सबसे पहले वही डंजन कॉन्कर करता। शायद इससे वो मुझे हरा भी सकता था। ये सोचकर मैंने उस हिडन डंजन को ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम निपटाना था। वो था उन 2 हिडन फ्रैगमेंट्स को ढूंढना जिनके बारे में केडन ने मुझे बताया था कि वो ट्यूटोरियल एरिया के अंदर ही छुपे हुए हैं। जैसे ही मैं पहले फ्रैगमेंट की लोकेशन की तरफ निकलने ही वाला था, अचानक मेरे पीछे से बहस की आवाज़ आई। लग रहा था कि एक लड़की को कुछ आदमियों का ग्रुप तंग कर रहा था। वो आदमी सर्वाइवल के लिए यूनिटी का बहाना बनाकर उस लड़की को अपने साथ रखना चाहते थे, जबकि लड़की के पीछे मौजूद उसके कंपेनियंस गिनती कम होने की वजह से आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं ऐसे मामलों में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हिडन फ्रैगमेंट्स 1 हफ्ते के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं और मुझे उससे पहले उन्हें हासिल करना था।
अचानक मेरे पीछे से एक बॉय ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर पूछा कि क्या वो मुझे जानता है। मेरी बात सुनते ही वो दोनों लड़के वाज़ह तौर पर हैरान हो गए। ब्लॉन्ड लड़का आगे बढ़ा और पूछा कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। क्या हम यहाँ टेलीपोर्ट होने से पहले साथ में नहीं थे? ये सुनते ही मेरा दिमाग तेज चलने लगा। आखिरकार 1 मिनट बाद मुझे याद आया कि ये मेरे क्लासमेट्स थे। मेरी पिछली जिंदगी में जब हम साथ घूम रहे थे तभी हमें यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया गया था। उस वक्त ये पहले राउंड में ही मर गए थे, इसीलिए मुझे इनकी याद नहीं थी। इस जिंदगी में शायद इसलिए ये जिंदा बच गए क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा गॉब्लिन्स मार दिए थे। लड़की ने मुझे देखते ही उस आदमी का हाथ जोर से झटक दिया, फिर वो मुड़कर मेरी तरफ दौड़ आई। उन सब के मुकाबले में मैंने एलेना को पहली नज़र में पहचान लिया। वो आदमी पहले ज़बरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा चेहरा ध्यान से देखा तो वहीं रुक गए। उन्हें साफ याद था कि मैंने अकेला पूरा गॉब्लिन्स का ग्रुप गिरा दिया था, लेकिन सोचने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया कि मैं अब थक चुका हूँ, इसलिए उसने चुपचाप अपने लोगों को इशारा किया। जब वो आगे बढ़कर हमें घेर चुके तो उसने कहा कि आज वो हर हाल में एलेना को लेकर जाएंगे। मैं सीधा उसके पास गया और ठंडी आवाज़ में कहा कि ये बात दोबारा बोल के दिखाओ। मेरी तेज किलिंग इंटेंट महसूस करते ही वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हट गया। मैं सीधा आगे बढ़ा और उसे साइड में धक्का दे दिया। जब वो पलट कर आया तो गुस्से में उसकी नसें फूल गईं और वो हमला करने ही वाला था। जवाब में मैंने अपनी शॉर्ट ब्लेड निकाली और पूछा कि क्या कहना है। तभी उनका लीडर आगे आया और बोला कि वो बुरे लोग नहीं हैं और सुझाव दिया कि हम उनके साथ ट्रैवल करें, क्योंकि ज़्यादा लोग होने से एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। इस आदमी की आंखों से मैं आसानी से देख सकता था कि वो यहाँ के रूल्स के साथ अडैप्ट हो चुका था। जो फितरत वो पहले छुपा कर रखता था, पाबंदियां हटने के बाद उसे यहाँ मछली की तरह पानी मिल गया था। जैसे ही मैंने अपना डैगर कसकर पकड़ा और उन्हें खत्म करने का सोचा, मुझे अचानक केडन की बात याद आ गई कि बेकार की किलिंग से बचो, और आयरिस की बात कि अकेला एक्ट मत करो बल्कि कुछ टीममेट्स ढूंढो। ये सोचकर मैंने अपनी किलिंग इंटेंट दबा दी। भले ही मैं बीच में ना पड़ता, ऐसे लोग खुद अपनी तबाही बुला लेते, इसलिए मैं मुड़कर वहां से चला गया। एक सबऑर्डिनेट आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लीडर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो यहाँ अपना खुद का ऑर्डर बनाना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद ब्लॉन्ड लड़के को महसूस हुआ कि यहाँ इंसान गॉब्लिन्स से भी ज्यादा खतरनाक हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसे लगा कि मैं पहले से बिल्कुल अलग हो चुका हूँ। पहले वो मुझे एक ऑर्फन समझता था जो हमेशा कोने में अकेला बैठा रहता था, और उसे लगता था कि मैं कमजोर हूँ। इस वक्त वो दौड़कर आया और पूछा कि मैंने पहले उन्हें पहचानने का नाटक क्यों किया। इस सवाल के सामने मैं कुछ पल के लिए जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार मैंने बहाना बना दिया कि मुझे एमनीजिया हो गया है। फिर मैंने पास खड़ी एलेना की तरफ देखा। रियल वर्ल्ड में वो काफ़ी अच्छी जिंदगी जी रही थी, लेकिन यहाँ खूबसूरती 2 धारी तलवार थी। जब मैं उन्हें थोड़ी देर तक लीड करता रहा तो पीछे से ब्लॉन्ड लड़की ने पूछ ही लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। पास वाले लोग भी काफ़ी क्यूरियस थे। मैंने कहा हम पहुँच चुके हैं, खुद देख लो। सब ने ऊपर देखा और देखा कि हम सबवे स्टेशन के एंट्रेंस पर आ गए थे। यही वो जगह थी जहाँ मैं पहला हिडन फ्रैगमेंट हासिल कर सकता था, गैंगनाम स्टेशन। इस वक्त एलेना ने पूछा कि मैं उन्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। मुझे लगा समझाना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आयरिस की बात याद ना होती तो मैं ज़रूर अकेला ही एक्ट करता। आखिरकार मजबूरन मैंने कहा कि भले ही मुझे एमनीजिया हो गया हो, लेकिन उसके बदले मुझे सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ मिल गई हैं, इसलिए मुझे लगता है नीचे अच्छी चीज़ें हैं। अब जब हर तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद हैं तो सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ की बात रीजनेबल ही लगती है ना? पीछे वाली ब्लॉन्ड लड़की ने अपनी साथी से पूछा कि क्या सच में मेरा पीछा करना ठीक है। ये सुनकर मैं मुड़ा और कहा कि उन्हें मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनल चॉइस का रिस्पेक्ट करता हूँ। बाद में सिर्फ पीछे से देखना हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी घरूर भरी टोन सुनकर ब्लॉन्ड लड़का काफ़ी इरिटेट हो गया, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि शायद मैं वाकई कुछ जानता हूँ, इसलिए थोड़ा सोचने के बाद वो मेरे साथ चलने पर राजी हो गए, जबकि माहौल धीरे धीरे ज़्यादा ईरी होता जा रहा था। ब्लॉन्ड आदमी ने पूछा कि क्या हम अब किसी सेफ जगह जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अब हम उन दोस्तों से मिलने जा रहे हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। ये सुनकर वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि कौन ऐसी जगह पर रहेगा। थोड़ा और चलने के बाद मैं अचानक रुक गया। फिर मैंने पीछे से अपना डैगर निकाला। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने ब्लेड टाइलर के पैरों की तरफ घुमाई और सबकी दहशत भरी नजरों के सामने उसके पैर के पास मौजूद एक कीड़े को 2 टुकड़ों में काट दिया। टाइलर मेरी हरकत से इतना डर गया कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उन्हें बताया कि ये ग्रीन वर्म्स हैं और जमीन की वाइब्रेशन महसूस करते ही बाहर निकल आते हैं। अगर ये काट लें तो मांस का टुकड़ा उड़ जाना छोटी बात समझी जाती है। ये समझाने के बाद मैंने उस ग्रीन वर्म से गिरा हुआ रून उठा लिया। फिर मैंने उन्हें ग्रीन वर्म्स को खत्म करने का एक सिंपल तरीका सिखाया। जमीन को ध्यान से देखो और जहां मिट्टी उभरती हुई दिखे सीधा नीचे वार करो। ये टेक्निक सीखने के बाद उन्हें लगा कि ये बिल्कुल वैक-अ-मोल जैसा आसान है, लेकिन हेडफोन्स वाला लड़का अभी भी हिचकिचा रहा था। तभी उसके पीछे की जमीन धीरे धीरे उभर कर एक बड़ा टीला बन गई।
अगले ही पल एक ग्रीन वर्म बाहर निकला और उस पर झपट पड़ा। खुशकिस्मती से मैंने वक्त पर देख लिया और तेजी से आगे बढ़कर उसे धक्का दे दिया, फिर 2 सीधे वार में उस ग्रीन वर्म को टुकड़ों में काट दिया। टाइलर मेरे पास आया और पूछा कि मुझे ये सब कैसे पता है। मैंने बस मुड़कर कहा कि ये मेरी सुपर नेचुरल एबिलिटी है। सब आधा यकीन आधा शक में थे। सिर्फ एलेना की आंखों में तारीफ थी। थोड़ी और देर तक शिकार करने के बाद जमीन रून से भर चुकी थी। जब मैं झुककर उन्हें उठा रहा था तो मैंने देखा कि वो अभी भी मेरे पीछे खड़े हैं। इसलिए मैंने मुड़कर पूछा कि वो रून्स कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। एलेना ने कहा कि उन्हें लगा कि मैं ही इन रून्स को एब्जॉर्ब करके लेवल अप करूं और फिर उनकी हिफाजत करूं, क्योंकि चाहे वो अभी इन रून्स को एब्जॉर्ब कर लें, वो मेरी तरह तुरंत स्ट्रांग नहीं बन सकते। मैंने गहरी सांस ली और उन्हें समझाया कि जो रून्स अपनी मेहनत से मिलते हैं उन्हें खुद ही एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर वो मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो कम से कम इस रूल को फॉलो करना होगा। ये रूल मेरी पिछली जिंदगी में उन लोगों ने बनाया था जो दशकों तक अबिस में भटकते रहे थे, ताकि कंपेनियंस के बीच कोएग्जिस्टेंस बनी रहे। बेकार के कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के लिए जिसने प्रे मारा होगा वही गिरने वाले इक्विपमेंट, आइटम्स और रून्स का हकदार होगा। अगर ग्रुप हंटिंग हो तो फिर कंट्रीब्यूशन और प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में बने रिश्ते एक छिदती हुई कश्ती की तरह होते हैं जो किसी भी पल पलट सकते हैं। कुछ वक्त बाद उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा भरोसा अपनी खुद की एबिलिटीज पर रखो। अगर तुम बेकार हुए तो तुम्हें जरूर छोड़ दिया जाएगा। यही इस दुनिया के रूल्स हैं। मेरी बात सुनकर उन सब के दिल अंदर ही अंदर कांप गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, हाँ मैं सर हिलाया और फिर जमीन पर गिरे हुए रून्स ढूंढने लगे। मुझे पहले ही पूरा यकीन था कि जब ये लोग इस जगह से वाकिफ हो जाएंगे तो रून्स के पीछे पागल हो जाएंगे। उसी वक्त टाइलर ने अचानक एक पर्पल रून उठा ली। उसे फितली तौर पर महसूस हुआ कि ये रून आम नहीं है। पैनल पर दिखाया गया कि इस रून का नाम एसेंस ऑफ द एक्रूअल ट्रोल्स है। फिर उसने थकन भरी नजर से मेरी तरफ देखा। अगरचे मैं पहले ही शेयर करने पर राजी हो गया था, लेकिन अगर मैं अब इस रून के लिए उससे लड़ना चाहता तो शायद वो मेरा मुकाबला ना कर पाता। इसलिए उसने एहतियात से पूछा कि क्या ये रून उसी का होगा। जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो ये था कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सर हिलाकर हाँ कर दी। ये रून वाकई शुरुआती मराहिल में काफी अच्छा था। अब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लेयर्स को सर्वाइवल के लिए जरूरी डिफेंस और रीजनरेशन एबिलिटीज देता था। इसके अलावा ये रून एक पैसिव स्किल जैसा था, इसलिए काफी मशहूर था। हालांकि ये यूजर की भूख को काफी बढ़ा देता था। ताकतवर बनने के बाद खाना दूसरों से भी लिया जा सकता था। इस दुनिया में स्किल्स और प्रोफिशिएंसी सब रून ग्रेड्स के मुताबिक तय होती थीं। कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत और भरपूर मैजिकल पावर होती थी, उनके पास 100 स्किल्स होना कोई अजीब बात नहीं थी। मिसाल के तौर पर केडन, जिसे मैं जानता था, मेरी पिछली जिंदगी में उसके पास 1000 से ज्यादा स्किल्स थीं, लेकिन यही नुक्ता मुझे दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता था। असल में मैंने भी ज्यादा रून्स अब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हर कोशिश नाकाम रही। आयरिस ने भी बहुत से तरीके आजमाए और आखिर में ये नतीजा निकाला कि मैं सिर्फ 7 अब्जॉर्ब कर सकता हूं। उसने कहा अगर उसे पहले ये बात मालूम होती तो वो मुझे और ज्यादा ताकतवर स्किल सिखाती। अगरचे ये मेरी जानलेवा कमजोरी थी, लेकिन ये एक लामिसाल फायदा भी था, क्योंकि इससे मेरी 7 स्किल्स बेइंतहा इवॉल्व कर सकती थीं। जो चीज़ पहले सिर्फ डेलोरो लिजर्ड एसेंस से मिलने वाली एक रैपिड रीजनरेशन एबिलिटी थी, बाद में इवॉल्व होकर केन की इमॉर्टल डिवाइन टेक्निक जैसा असर देने लगी। जो शुरू में सिर्फ एक सिंपल डैश था, आखिरकार वॉइड को चीर देने के लेवल तक पहुंच गया। उस वक्त उन्होंने मुझे 7 स्टार का निकनेम दिया था, बिल्कुल इसी एबिलिटी की वजह से। अगरचे मैं उनसे 20 साल बाद शुरू हुआ था, फिर भी मैं उनकी रफ्तार को पकड़ सका और हत्ता कि उनसे आगे निकल गया। इसी वजह से उन्होंने मुझे माजी में वापस भेजने का फैसला किया। इसलिए इस जिंदगी में मैं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर सकता। आयरिस ने कहा था कि मुझे इन 7 स्किल्स को बहुत सोच समझकर चुनना और फिर सीखना चाहिए। यहाँ टाइलर ने यह देखकर कि मुझे कोई एतराज नहीं, अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अगले ही सेकंड उसके पैनल पर दिखाया गया कि उसकी फिजिकल रेजिस्टेंस बेहतर हो गई है और करंट प्रोफिशिएंसी 1% है। ये देखकर उसने फौरन अपना इन्फॉर्मेशन पैनल खोला और चेक किया और उसे पता चला कि उसकी दूसरी एबिलिटीज भी बेहतर हो चुकी है। इससे उसे लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूं जो इतनी अच्छी चीज़ दूसरों को दे रहा हूं। उसे यकीन था कि इस रफ्तार से वो यकीनन मुझसे आगे निकल जाएगा। फिर मैं उन्हें नीचे की तरफ ले जाता रहा। इससे एलेना बहुत मुतजस्सिस हो गई और पूछने लगी कि हम अभी भी नीचे क्यों जा रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम सबवे लेने जा रहे हैं। उसने पूछा कि क्या इन हालात में भी इस दुनिया में सबवे चल रही होगी। मैंने कहा कि वहां पहुंचकर उसे खुद पता चल जाएगा। मुझे इतना यकीन इसलिए था क्योंकि उस आदमी की इंटेलिजेंस कभी गलत नहीं हुई थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जल्दी ताकतवर कैसे बना जाए, तो वो आदमी आकर बोला कि सिर्फ डंजन्स काफ़ी नहीं है। फिर उसने हमें बताया कि ट्यूटोरियल एरिया में एक ज़रूरी चीज़ है और वो चीज़ सबवे में रिफ्रेश होती है। हालांकि हर स्टेशन की लोकेशन और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, लेकिन हर सबवे स्टेशन में 3 अंडरग्राउंड लेवल्स होते हैं। सीढ़ियों के दरमियान मौजूद टेलीपोर्टेशन गेट से बॉटम लेवल पर जाओ तो तुम्हें एक ऐसी सबवे मिलेगी जो कभी रवाना नहीं हुई। अगर तुम उस सबवे पर चढ़ सको तो तुम कामयाब हो जाओगे।
लेकिन उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उस आदमी के मुताबिक सबवे सिर्फ एक दिन के लिए वहां रहती है, इसलिए मुझे आज ही हिडन फ्रैगमेंट हासिल करना था। जब हम नीचे आए तो वाकई हमें आगे एक टेलीपोर्टेशन गेट मिल गया। एलेना ने पूछा कि क्या हमें वाकई अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि अंदर बहुत खतरनाक लग रहा था। मैंने हमेशा की तरह कहा कि मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करके यहाँ आया हूँ, और अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वो किसी भी वक्त जा सकता है। टाइलर, जो कामयाबी का मजा चख चुका था, बिना सोचे बोले कि वो अंदर जाना चाहता है। फिर एलेना ने भी फौरन कहा कि वो भी जाना चाहती है। उसके बेचैन चेहरे को देखकर मैंने सोचा कि शायद उसे समझना चाहिए कि उस जैसी खूबसूरत लड़की को मुस्तकबिल में और ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ताकतवर बनना। ब्लॉन्ड लड़की और उसके साथी ने यही शिकार करने का फैसला किया, जबकि हेडफोन्स वाला लड़का बहुत हल्की आवाज में बोला कि वो भी साथ नीचे लाना चाहता है। ये सुनकर टाइलर ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि वो वहां क्यों जा रहा है, क्या वो पहले इतना डर गया नहीं था कि हिल भी नहीं पा रहा था। हेडफोन्स वाले लड़के ने सर उठाकर टाइलर को बताया कि ये उसका मसला नहीं है, वो जो भी फैसला करे उसका टाइलर से कोई लेना देना नहीं। टाइलर को महसूस हुआ कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है, इसलिए वो गरज कर बोला कि पहले ही उस लड़के ने बहुत एक्सपीरियंस चूस लिया है और अगर उन्हें कोई खतरा मिला तो शायद वो उसका ख्याल न रख सके। उस वक्त मैंने बीच में बोलकर उन्हें रोका और कहा कि बहस बंद करो, वक्त बहुत कम है और हर किसी को खुद फैसला करना चाहिए। इतना कहकर मैं टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ चल पड़ा। हेडफोन्स वाला लड़का और एलेना भी मेरे पीछे पीछे चल दिए। टाइलर ने पीछे दांत पीसते हुए हमें गालियां दी कि एलेना के सामने उसे नजरअंदाज करने की इतनी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन इसके बावजूद वो टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरते हुए हमें फॉलो करता रहा। जब मैंने अंदर कन्वीनियंस स्टोर देखा तो मैंने सोचा कि वाकई यही जगह है। उस आदमी के मुताबिक सबवे स्टेशंस के सेकंड लेवल पर हमेशा किसी किस्म का रिवॉर्ड मैकेनिज्म होता है, जैसे कि कन्वीनियंस स्टोर। जब टाइलर डिफेंस के लिए वेपन्स ढूंढने लगा, मैं किचनवेयर सेक्शन में गया और वहां एक पॉट मिल गया। एलेना मेरे पास आई और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पॉट तैयार करने के बाद मैंने एक लेदर पाउच निकाला और कहा कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ। फिर उसने पूछा कि पाउच में क्या है। जब मैंने कहा कि ये ग्रीन वर्म ब्लड है तो मैंने उसे पॉट में डाल दिया। उस लम्हे वो सोच रही थी कि मैंने ये चीज क्यों जमा की थी। फिर मैंने गॉब्लिन स्किन भी निकाली और उसे डालने की तैयारी की। गॉब्लिन्स ने वक्त के साथ ग्रीन वर्म्स का मुकाबला करने के लिए पॉइजन रेजिस्टेंस इवॉल्व कर ली थी। जब ये दोनों मिलते हैं तो और भी ज्यादा ताकतवर जहर बना सकते हैं। टाइलर मुझे कुकिंग करता देखकर भागता हुआ आया और पूछा कि क्या उसे एक निवाला मिल सकता है। जब मैंने उसे बताया कि ये बहुत ज्यादा जहरीला है तो वो फौरन 2.5 मीटर पीछे हट गया। एलेना हैरान थी कि मुझे ये सब कैसे मालूम है और उसने पूछा कि मैंने ये कैसे मैनेज किया। मैंने हमेशा की तरह कहा कि ये मेरी सुपरनैचुरल एबिलिटी की वजह से है। इससे मुताल्लिक इल्म खुद ब खुद मेरे दिमाग में आ जाता। लेकिन जो बात उन्हें मालूम नहीं थी वो ये थी कि इस इल्म को सीखने के लिए मैं उस वक्त दोज़ख से गुजर चुका था। केडन ने कहा था कि चाहे कोई भी माजी में वापस आए, इंटेलिजेंस के बगैर एडवांसमेंट बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा अहम होती है। उसने हमें ये भी सख्ती से तनबीह की थी कि ये मालूमात कभी दूसरों को ना बताना, क्योंकि मुस्तकबिल से आने वाला ये इल्म एबिस की इरोजन स्पीड को और तेज़ कर देगा। लेकिन मैं इस फार्मूला के प्रोपोर्शंस और हीटिंग टाइम भूल चुका था। फिर भी पॉट के अंदर मौजूद इस लंप को देखकर मुझे लगा कि ये ठीक रहेगा। मैंने शेल्फ से शावर जेल निकाला, फिर शावर जेल की बोतल को जहर से भर दिया। इससे लगाना बहुत आसान हो गया। मेरे पीछे एलेना ने पूछा कि क्या वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब उन्होंने मुझे हाँ कहते सुना तो पहले बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने ऐड किया कि एक स्ट्रेंथ रून से 2 एप्लीकेशंस हो सकती हैं। टाइलर ने मुझे गाली दी कि मैं कितना घटिया हूँ, ऐसे वक्त में भी प्रॉफिटियरिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं ये उन्हें मुफ्त भी दे सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये अच्छा फैसला नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि वन साइडेड देने पर मबनी रिलेशंस आसानी से टूट जाते हैं। एलेना ने पूछा कि क्या वो पहले थोड़ा यूज़ कर सकती है और बाद में रून्स कमाकर मुझे दे देगी। ये सुनकर मैंने उसे जहर से भरी हुई शावर जेल बॉटल पकड़ा दी और याद दिलाया कि हाथ पर ना लगने दें वरना बहुत दर्द होगा। फिर बाकी दोनों भी इसी शर्त के साथ आगे आए। जब वो अपने वेपन्स पर लगा रहे थे, मैं मुड़कर ज़रूरी सप्लाइज इकट्ठी करने लगा और काम खत्म होने के बाद उन्हें एक छोटे बैकपैक में पैक कर लिया। जब मैंने देखा कि वो कई बॉक्सेस पैक कर रहे हैं तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि ये ज़रूर दूसरे लोगों की तवज्जो खींच लेगा, इसीलिए थोड़ा छोड़ देना चाहिए। मैंने उन्हें ये भी सिखाया कि बेकार चीज़ों को मिट्टी में दफन कैसे करते हैं। ये बातें सुनकर एलेना की मेरी तारीफ और भी बढ़ गई। साथ ही वो सोचने लगी कि उसे कब मेरी जैसी सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ मिलेंगी।
ये बात याद रखनी चाहिए कि शायद उन्हें इस दुनिया में हमेशा रहना पड़े। जिंदा रहने के लिए उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़कर जल्दी लेवल अप करना होगा, और इस वक्त लेवल अप करने का सबसे तेज और महफूज तरीका मेरे साथ रहना था। ये सोचकर वो फौरन उठी और मुझे कैचअप कर लिया। एलेना को इतना करीब चलते देखकर टाइलर, जो उसे पसंद करता था, बहुत नाखुश हुआ। फिर उसने पहले अपना पैक डैनी को फेंक कर दिया और कहा कि इसे दफन करने में मदद करे। फिर वो मुझे पकड़कर पूछने लगा कि क्या वो मेरी जैसी सुपरनैचुरल एबिलिटीज हासिल कर सकते हैं। मैंने मुड़कर उन्हें बताया कि शायद कर सकते हैं। मेरी हाँ सुनते ही तीनों फौरन संजीदा हो गए और पूछने लगे कि क्या ये वाकई सच है। जब उन्होंने मेरी तस्दीक सुनी तो उनके चेहरे फौरन खुशी से भर गए। मैंने उनसे झूठ भी नहीं बोला था। कहा जाता था कि ऑल्टरनेट डायमेंशन में आने वालों में से कुछ लोगों ने वाकई ऐसी खास एबिलिटीज हासिल की थीं जो रियल वर्ल्ड में मौजूद नहीं थीं। लेकिन जो बात उन्हें मालूम नहीं थी वो ये थी कि एबिलिटी यूजर्स अक्सर सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ के लिए अपने इर्द गिर्द लोगों के खिलाफ हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसी वक्त टाइलर फिर मेरे पास आया और पूछने लगा कि मैं आम तौर पर इतना दूर दूर क्यों रहता हूं और ज़्यादा बात क्यों नहीं करता। जब मैं मुड़कर चलने लगा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे आदत हो चुकी है, क्योंकि पहले मुझे इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि टाइम ट्रैवल से पहले के आखिरी 5 साल में मैं रोज़ अबिस से निकलने वाले मॉन्स्टर्स का सामना करता रहा। उसी दौरान इंसानियत को अपनी ही इनसिग्निफिकेंस का एहसास हुआ। उम्मीद धीरे धीरे मायूसी में बदल गई। टाइलर ने मेरी बात सुनकर सिर्फ इतना सोचा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूं। उसका ख्याल था कि अगर मेरे पास ये सुपरनैचुरल एबिलिटी ना होती तो उसे मेरी बात सुनने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन ये सोचकर कि उसे बस थोड़ा और देर तक मेरे पीछे रहना है और ताकतवर होने के बाद वो एलेना को लेकर सोलो चला जाएगा। अभी वो अपनी सोच पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने अचानक हाथ उठाकर सबको रोका। फिर झुककर जमीन पर मौजूद स्लाइम के एक पडल को देखा। मैंने स्लाइम की किस्म का जायजा लिया। ये स्वॉर्ड स्नेल्स का नहीं होना चाहिए था और ना ही इसमें एसिडिक स्मेल या ऑर्गन्स के टुकड़े थे, इसीलिए ये ज़ॉम्बीज़ का भी नहीं था। अपनी डिडक्शन के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा इम्कान लैंड मर्मेड्स का छोड़ा हुआ था। अगरचे ये मॉन्स्टर्स धीरे चलते हैं, लेकिन ये ऐसा टॉक्सिन निकालते हैं जो बहुत तेज़ पैरालिसिस पैदा करता है। एक दफ़ा तुम उनके कब्जे में आ गए तो फिर टुकड़े टुकड़े होना सिर्फ चंद सेकंड्स का खेल होता है। लेकिन मैं इसका काउंटर मेजर पहले ही सोच चुका था। मैं उन्हें पहले बहुत सी बियर बॉटल्स ढूंढने ले गया, फिर उन्हें मोलोटोव कॉकटेल्स में तब्दील करवाया। हालांकि यहाँ गैसोलीन नहीं थी, लेकिन दूसरे फ्लैमेबल एक्सप्लोजिव्स इसका बदल बन सकते थे। इसी वक्त टाइलर फिर मेरे पास आया और पूछने लगा कि ओरिजिनल वर्ल्ड के मुकाबले में मुझे यहाँ ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। फिर वो कहने लगा कि अगर उसके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ होती। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, मैंने उसे ठंडी नज़रों से देखा। अगर केडन यहाँ होता तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे ख़त्म कर देता, लेकिन आयरिस, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई थी, बीच में आकर उसे रोक लेती। आखिर मैंने सांस भरी और सोचा कि छोड़ो। फिर मैंने उन्हें आगे होने वाली लड़ाई का बैटल प्लान बताया। एक बंदा आगे से मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकेगा, जबकि बाकी 3 फिनिशिंग अटैक्स के लिए फॉलो अप करेंगे। फितरी तौर पर जो आगे से लड़ेंगे उन्हें रून्स डिस्ट्रीब्यूट करने का पहला हक होगा। ये सुनकर टाइलर ने फौरन फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए वॉलंटियर कर दिया। जब मैंने पूछा कि मोलोटोव कॉकटेल्स कौन फेंकेगा, तो एलेना और डैनी दोनों ने एक साथ हाथ उठा दिए। मैंने उन्हें कहा कि आपस में बात करके एक को चुनो। एलेना की तेज नज़र के नीचे डैनी ठंडे पसीने में आ गया और वो सोचने लगा कि वो इस रोल के लिए एलेना का मुकाबला मुश्किल से ही कर पाएगा। लेकिन वो मॉन्स्टर्स के करीब जाने से भी बुरी तरह डरता था। जब मैंने देखा कि वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे, तो मैंने तय किया कि वो बारी बारी कॉकटेल्स फेंकेंगे।